ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताया था कि बेसिकली क्या होता है। मैं यहां से बताऊंगा कि अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, He+2 कहते हैं। और जब ये निकलता है तो यहाँ से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रेज देखिए क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। इसका मतलब है एक्सक्यूज कि मी उसके सर। पास ज्यादा। हाँ बोलिए अंजू। सर रिपीट करना, आपकी आवाज कट हो गई थी। ओके, मैंने कहा कि ये जो यहाँ से जो रेज जो निकल रही है वो He+, यानी कि He+ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा रेज कहते हैं। ठीक है, ओके। हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो सीधे सीधे पास हो रही है। देखिए कितनी सारी रेज जो है पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास सीधी सीधी पास तब होगी जब वो कैसा होगा, यानी कि खाली स्पेस होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया था कि मान लीजिए रुई की गठरी है और बीच में हमने क्या कर दिया, लोहे का बॉल रख दिया, छोटा सा बॉल रखा। अगर मैं गोली चलाऊंगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसके आसपास से चलाऊंगा तो ये टकरा के इधर चले जाएगा और ये किधर हो जाएगा, इधर चले जाएगा। और जब ये एकदम बिल्कुल आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये सारे हमने पिछली क्लास में बताया था। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ। ये जो है बेसिकली, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो सर आपने एक लिया लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि दूसरा रोक ले। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड की फॉइल का यूज करते हैं, ताकि कि जितना पतला से पतला थिन हो सके तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल के साथ टकराए नहीं और ज्यादा से ज्यादा जो है क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन में जो है पास हो सके। अब सोचो कि हम लोग 20,000 पार्टिकल में एक है तो कितने करोड़ों रेज जो है एक साथ जो है भेजते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम पास अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि मोस्ट ऑफ द रेज जो था वो अनडिफ्लेक्टेड यानी कि सीधे सीधे पास हो गया। लेकिन जिसमें से बहुत सारे जो थे, यानी कि क्या होंगे, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम लार्ज एंगल, यानी कि बहुत कम थे जो कि क्या हो रहे थे कि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लार्ज एंगल का मतलब कितना, 110 120 के आसपास जो थे इतने। स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड, यानी कि जो है 20,000 में से एक पार्टिकल जो है रिटर्न बैक हो रहे थे। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस होगा तभी तो पास होगा। ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा कि अगर कहूं कि कोई भी जो है रेज जो है बिल्कुल सीधे सीधे पास हो रही है, इसका मतलब उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया। अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वैकेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी स्पेस इन द एटम, यानी कि एटम में बहुत ज्यादा जो क्या हो जाता है, यानी कि स्पेस जो है रहता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्यू अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हीलियम पे भी पॉजिटिव चार्ज था, जिस कारण से वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ओके ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जब वो सेंटर पे जा रहा था तो क्या वो टकरा रहा था? मैंने कहा था नहीं, टकराता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। वो क्या होता है कि जस्ट जाने से पहले क्या हो जाता है, यानी कि रिपल्सन होने लगता है और फिर जो है उसको उसी फोर्स से जो है क्या हो जाता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसमें 20,000 में से एक पार्टिकल क्या होता है, 180 डिग्री पे रिटर्न हो जाता है। स्मॉल पॉजिटिव कोर एट द सेंटर, ये तब कब होगा, जब आप सेंटर पे भेजोगे। ओके, अब हम बात करते हैं, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर एट द सेंटर विच ऑलमोस्ट कैरियर इंटायर द मास। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता क्या है, ध्यान सुनिएगा, कि आपसे पूछेगा कि कैसे पता चला न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहिएगा कि जब हमने अल्फा पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव रेज को पास कराया तो डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि अगर सेम चार्ज होता तो वो अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अपोजिट चार्ज था, इसीलिए दूर दूर उसको क्या कर दिया, यानी कि जो है भगा दिया। और जब दूर दूर भगा दिया तो इस कारण से हमने कहा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड, आपके मन में आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ वही मास है, क्योंकि अगर वो हल्का पार्टिकल होता पॉजिटिव तो वो क्या कर सकता था, उसके साथ डेविएट कर जाता है, यानी कि जो उसके साथ जो है तोड़ते हुए बाहर निकल जाता।
लेकिन उसका जो है पार्टिकल क्या होता है, जब सेंटर पे जाता है तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। यानी कि वो क्या करता है, अगर जैसे मान लो मैं कहूं कि अगर मैंने फूंक मारा बॉल पे तो बॉल तो नहीं उड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक की बॉल पे मारेंगे तो जैसे यहाँ से रेस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाता है। इसी कारण से, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसके पास जो सारा का सारा मास है वो कहाँ पे है, यानी कि सेंटर पे है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, फिर जो है जो है पॉइंट आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द रेडियस रेशियो, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो बताना है, रेडियस रेशियो न्यूक्लियस का। तो रेडियस एटम के लिए आर ए ले लेता हूं और न्यूक्लियस के लिए हम क्या ले लेते हैं, आर एन ले लेते हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था रेडियस एटम का अप्रोक्स में कितना होता है, 10⁻⁻10। बोलिए, होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और इसका कितना बताया था न्यूक्लियस का, 10⁻⁻। -15 meter. वेरी गुड, यानी कि 10⁻⁻15। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी रेडियस रेशियो हम लोग जो है निकाल सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर वॉल्यूम का रेशियो दे दे, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ एटम ले लोगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ जो है क्या ले लोगे, न्यूक्लियस ले लोगे, और दोनों का जो है रेशियो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, R इक्वल टू R0 e⁻⁻⁰। ठीक है, यहां पे R का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, R का मतलब है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आपको किसी एटम का हो सकता है कि न्यूक्लियस निकालना पड़े, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और R0 का मतलब क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट है, रदरफोर्ड कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4/3 इंटू 10⁻⁻15 होती है। ठीक है, और ए यहां पे क्या है, एटॉमिक मास है। ए यहां पे क्या है, एटॉमिक मास है। ओके, अब एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। या न्यूक्लियस रेडियस निकाल लीजिए, न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपके पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, R इक्वल टू R0 नॉट लिख सकते हो। ठीक है, R0 e⁻⁻1/3। R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू, ए क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, आप लोगों को पढ़ा होंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, सॉरी एटॉमिक मास होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, 27. यानी कि हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 27 लिख देंगे, और यहाँ से कटा देंगे ये 9 में, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि जो है मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दे दूं, पावर 1/3 नहीं लेंगे। हाँ ये जो है ना 1/3, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना,
मैंने गलत कर दिया, छूट गया था पावर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻15। अच्छा यहाँ पे 27 पे पावर कितना हो जाएगा 1/3। और इसका मतलब है क्यूब होता है। 27 पे पावर 1/√, का मतलब क्या होता है क्यूब, और इसकी वैल्यू 3 होती है। यहाँ पे 3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4:10⁻⁻15 मीटर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम का हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस को निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एलिमेंट A if its mass is 64। तो ये बहुत ही आसान सा मैंने दे दिया, आप लोग मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा R0 A⁻1/3। ठीक है, तो R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू A यहाँ पे कितना दिया हुआ है 64, मास इज 64 दिया हुआ एटॉमिक मास, यानी कि 64 पे 1/3 हो जाएगा। और जैसे यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4 हो जाएगा। 4 का 1/3 क्यूब कितना हो जाता है 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 10⁻⁻15 हो जाएगा। और यहाँ पे 5.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। इस टाइप को अगर जो कभी भी आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। सर ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इनका की पॉइंट था। अच्छा, एक मन में आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एटम। इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, क्योंकि उस समय जो है ना इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, तो एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, इन दोनों के बीच में लगेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा ठीक है सर, माने पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये तो जब फोर्स लग रहा है तो दोनों आपस में मिल जाना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। अगर जब मिल जाना चाहिए तो ये सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है? एक्चुअली कहा गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी कारण से ये क्या हो जाते हैं, आपस में जो है एक पोजीशन पे फिक्स होके घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जब एक ही पोजीशन पे घूमते हैं इसी कारण से सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। एक बच्चा कहता है कि सर सर्कुलर पाथ पे ही क्यों घूम रहा है, ये रेक्टेंगुलर पे क्यों नहीं घूम रहा है, ट्रायंगुलर पे घुमाओ सर, जल्दी जल्दी घूमेगा। एक्चुअल में सर्कुलर पाथ में चारों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं जो है यहाँ पे सर्कुलर पाथ में ये घूमता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ओके, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था, इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक किसने लाया, मैक्सवेल ने लाया। मैक्सवेल ने क्या कहा, पहला हम समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले ये वाला पॉइंट समझाते, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने क्या करा कि देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर आप लोग जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, फुटबॉल पे पैर से किक मारते हो तो फुटबॉल क्या होता है, चलते रहता है या कुछ देर बाद रुक जाता है, उस समय हाँ वेरी गुड, सभी को पता है कि रुक जाता है। आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं वो रुक क्यों नहीं जाता है, उसमें फोर्स नहीं लगता। कौन सा फोर्स लगता है नीचे में ग्राउंड पे, वेरी गुड, वहां पे फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल अगर जब रोटेट करेगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करना चाहिए।
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर अगर एनर्जी लॉस करना चाहिए तो अभी इतनी एनर्जी, तो धीरे धीरे एनर्जी कम होते हुए वो कहाँ कोलैप्स कर जाएगा? nucleus, यस अगर ऐसा होता तो हर ऑब्जेक्ट का साइज क्या होते चले जाता? छोटा होते चले जाता, Yes, sir. धीरे धीरे एटम ही खत्म होते चले जाता। तो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, जैसे सपोज समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट ले ले, दिख रहा होगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट लिया, अगर इसके एटम खत्म हो रहे होते तो धीरे 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 ही छोटा हो जाता, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता तो ये मैक्सवेल के सामने सब रदरफोर्ड के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि बात तो सही कह रहा है कि जब उस समय के अनुसार से मैक्सवेल ने कहा था कि चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो इस सर्कुलर पाथ में शुरू में यहां घूम रहे थे, धीरे धीरे यहां आता और ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में जो है मर्ज कर जाता है। बट लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है कि जो एटम जैसा है वैसा ही है। तो इन्होंने कहा ये इनकी बहुत बड़ी कमी रह गई। बाद में जो है बोर्स मॉडल में जो है हम लोग इस बात को जो है जिक्र करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, इफ चार्ज पार्टिकल are revolve in circular path, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑर्बिट, then its energy is decreases and then it's merge into nucleus। अगर ऐसा होता तो यानी कि धीरे धीरे वो क्या कर जाता, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाता। ये जो है ना रदरफोर्ड की सबसे बिगेस्ट थी। सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि इन्होंने स्टेबिलिटी कैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है कैसे ये सारी चीजें स्टेबल हो रही हैं, इनके बारे में भी इन्होंने कुछ ज्यादा चीजें जो है नहीं बताई थी। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं बता पाया था। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कैसे घूम रहे होंगे? सर्कुलर में ऐसा, देखो घूमने के अलग अलग तरीके। एक हो सकता है कि आपके सामने ऐसा घूम रहा हो, मैं समझाने के लिए बताता हूँ, एक ऐसा घूम रहा हो, एक हो सकता है कि ऐसा घूम रहा हो, एक हो सकता है कि ऐसा घूम रहा हो। तो घूमने किस प्रकार से घूम रहा है न्यूक्लियस के बाद, तो इन सब चीजों को जो है क्या कर पाए थे, यानी कि नहीं बता पाए थे। और फोर्थ वन जो था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं यहीं पे, according to the Rutherford, atomic spectrum are continuous, but in actual it is a discontinuous। इन्होंने कहा कि जो अभी आप समझाएंगे क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, आप चिंता मत कीजिएगा, अभी फिलहाल वर्ड यूज कर रहे हैं। उनके अनुसार से कि जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ रहा था उनका कंटिन्यूअस आ रहा था, बट लेकिन अभी के अनुसार से जो है डिसकंटिन्यूअस है। कहोगे सर थोड़ा सा समझा दीजिए, तो थोड़ा सा समझिए। जैसे आप लोगों ने विबग्योर का जो है स्पेक्ट्रम देखा होगा, नहीं देखा तो छत पे बरसात के समय जो देखिएगा एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है। यस सर।
तो क्या रेनबो जो है उसमें ऐसा लगता है क्या कि रेड के बीच के बाद गैप है? ऐसा तो नहीं होता है। नो सर। लेकिन जब एक्चुअल में जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो वहां पे आप देखो, हाँ देखो किसी ने जो है रेनबो बना भी दिया, पीयूष ने, वेरी गुड। तो वहां पे देखिएगा क्या होता है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस है। जैसे रेड खत्म होगा यानी कि विबग्योर यानी कि वॉयलेट खत्म होगा तो इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर जो है क्या आएगा, ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, रेड आएगा। बट एक्चुअल में इनके बीच गैप होता है। जब हायर पे हम बात करेंगे, हम इसी में बताएंगे कि उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। इसी कारण से वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर हो जाता है। एक क्वेश्चन है, which of the following conclusion could not be derived from the Rutherford alpha particle? Most of the space atom is empty. बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा है could not यानी कि नहीं कहा था। The radius of atom 10 to the power minus 10 और इसका जो है 10 to the power minus 15 था, बिल्कुल सही था। Electron move in circular path of fixed energy called orbit. इन्होंने ये बात नहीं कहा कि किस प्रकार से, मैंने कहा था कि वो इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि किस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कि तिरछे डायरेक्शन में घूम रहा है। तो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस बात को हम लोगों ने जो है नहीं बता, इन्होंने नहीं बता पाया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बिल्कुल जो है इन्होंने क्या करा था, बताया था। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोटॉन? आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने क्वेश्चन क्लास में बताया था, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन मैंने कहा था किसके बराबर होता है, H+ के बराबर होता है, याद है? यस सर। Sir, proton is alpha particle. सॉरी, फिर से बोलेंगे। Sir, option B. Proton is ऑप्शन बी, Option C. Sir, ओके, टाइप कर दीजिए आप लोगों का जो जो आंसर है, एक बार फटाफट मैं देखूं इनका क्या आंसर आ रहा है। ओके, जनरली सभी का जो है D, B आ रहा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं, ड्यूट्रियम में मास 2 होते हैं और आपको 1 चाहिए। दूसरा कहता है प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल। नहीं, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, चार्ज होता है, यानी कि 4 होता है। क्योंकि हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है। चार्ज यानी कि प्रोटॉन ही, इलेक्ट्रॉन ही तो गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी ना गया है। प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कहता है कि प्रोटॉन जो होगा वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा। तीसरा कहता है प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, यानी कि अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो नहीं होगा, होगा क्या, नहीं, वो एटम होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, यानी कि बेसिकली यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब पेनिट्रेशन पावर ऑफ प्रोटॉन इज, आप इस बात को याद रखिएगा कि जिसका जितना मास होगा उतना लेस पेनिट्रेशन पावर होगा, ठीक है। मास इज लेस, सर ऑप्शन बी। इट्स पेनिट्रेशन पावर, So option B. वेरी गुड, पेनिट्रेशन पावर इज लो। यानी कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। वेरी गुड, सभी का ये जो है सही आंसर आ रहा है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज को फाड़ते हुए पार कर जाना, और जब जिसका मास ज्यादा होगा तो वो उसका जो पेनिट्रेशन पावर कम होगा। क्योंकि सर पेनिट्रेशन पावर डिपेंड किस पे करता है, तो पेनिट्रेशन पावर जो होता है ना, हम आगे भी बताएंगे, अभी हम हल्का सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी पे। जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उसका उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर हो जाएगा। आप इस बात पे याद रख सकते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे तो आपको पेनिट्रेशन पावर एनर्जी के टर्म में दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है कि मास जिसका कम होगा, यानी कि मास
ज्यादा होगा तो पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप याद रखो। ओके, यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, लेस देन जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो है प्रोटॉन से जो है इसका मास ज्यादा, प्रोटॉन का मास ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, इसी कारण से इसका पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये बहुत ही आसान सा है, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई गलती करे। Sir, nucleus. वेरी गुड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड दैट एन एटम एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, Nucleus. अच्छा मुझे बताइए कि हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? Proton. Option D. ऑप्शन बी Electron. न्यूट्रॉन। आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन, अभी है भी, मास भी लिख देता हूँ सबका, वैसे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, उस टेबल का यूज कर सकते हैं। हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। इसका मैंने बताया था 1.74 अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पे बताया था 1.72, और इसका बताया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻27 kg। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना 1.74 है और यहाँ पे कितना 1.72 है, तो यानी कि किसका मास ज्यादा है, न्यूट्रॉन का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इसका मास कितना हो जाता है, 1.6722 हो जाता है, और जबकि यहाँ पे कितना हो जाता है, न्यूट्रॉन का 1.674 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 छूट गया है, 1.67। वन 1.67 न्यूट्रॉन है 4, 1.672 ये किसका हो जाता है, न्यूट्रॉन का। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं मिलिकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये क्या था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा चार्ज निकालने का तरीका है। अब आप लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि सर सही बात कह रहे हो कि आखिर कैसे चार्ज निकाला होगा, मन में आप लोगों के आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये तो पता लग गया है कि चलो मास है, हमने देखा पेडल व्हील घूम रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से पता लग गया, या देखा कि पॉजिटिव की ओर डिविएट कर रहा है तो यानी इस पे निगेटिव है, लेकिन आखिर चार्ज कैसे निकाला होगा, तो उसके लिए एक सेटअप है। ये जो है इन्होंने क्या करा, इस प्रकार से किया। मैं आपको सिंपल बना देता हूं ताकि कि आप लोग जो है आसानी से जो है इसको एनालाइज कर पाओ। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक एक्सपेरिमेंट बना रहा हूं, जिन्होंने मिलिकेन साहब ने जो है इसको बनाया, और इसको बंद कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे एटमाइजर लगाया गया, समझाएंगे क्या होता है एटमाइजर। ठीक है, ये है, और यहाँ पे हमने एक्सरे यूज कर दिया। यहाँ पे हमने ये देखिए एक्सरे है, कैसा डायरेक्शन में बनाऊं मैं, ठीक है, इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सा ही बना दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। ये एक्सरे है, एक्सरे को हमने पास कराया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप लगा दिया। ठीक है, ये है माइक्रोस्कोप, ताकि कि हम लोग क्या कर सकें, देख सके। और ये क्या है, एटमाइजर है। एटमाइजर का काम क्या होता है भी समझाएंगे। ये जो है ना छोटे छोटे, ये पॉजिटिव प्लेट है,
और ये जो है नेगेटिव प्लेट। ये एटमाइजर का काम होता है कि एटम में यहाँ पे वैक्यूम ऑयल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपने देखे होंगे कि सैलून में जब जाते होंगे, अगर आप पानी को हाथ से छीटोगे तो मोटे मोटे दाने जाएंगे, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट। लेकिन आप जो सैलून में स्प्रे करने वाला जो एक छोटा सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा या कई बार देखे होंगे, सब्जी के ऊपर भी स्प्रे किया जाता है। आप लोग सब्जी की दुकान में जाते होंगे, हाँ, जो रेडी लगाते हैं, वो पानी छोटे छोटे थोड़ी देर पे मारते रहते हैं, ताकि कि आपका जो है जो सब्जी है वो जल्दी खराब ना हो, सूखे नहीं। और दूसरे लोग, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ज्यादा पानी मारने से क्या होगा, उसका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि अगर जब पानी अंदर का उड़ जाएगा तो वजन कम हो जाएगा। अगर जो इस तरह से होगा तो उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है पानी के छींटे मारते रहते हैं। हाँ, ये अपना तरीका है। बाकी जो है सच में बहुत सारे लोग मारते हैं, आप लोग नोटिस कीजिएगा, लेकिन जो किसान उसान लोग होते हैं तो वो नहीं मारते हैं। ओके, अब हमने क्या करा कि जैसे यहाँ से एटमाइजर से एटम के साइज का ऑयल जो है यहाँ पे ड्रॉप किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वैक्यूम ऑयल क्यों लिया? वैक्यूम ऑयल क्या होता है, आसानी से एटम में जो है कन्वर्ट हो जाता है, एटम के पार्टिकल में। और जैसे ही एटम के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और वो चिपकते भी नहीं है। ऐसा होता है कि चिपक जाता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारे जो है एटम के स्प्रे आ गए। हमने जैसे इसको पंप किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि स्प्रे जो है इसके इस तरह से पूरा भर जाएगा, और एक पार्टिकल जो है, कुछ पार्टिकल यहाँ से पास होंगे, और जैसे ही पास होंगे तो वो यहाँ आएंगे। और जब यहाँ पे एक्सरे हमने यूज किया था तो ये जो यहाँ पे जो गैस था वो क्या हो गया था, आयोनाइज्ड हो गया था। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया था, गैस आयोनाइज्ड हो गया था। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि यानी कि वो आयन में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो इसके साथ आया और इलेक्ट्रॉन पे चिपक गया, और चिपक जाने के कारण इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस पे चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। ध्यान सुनना, हमने क्या कहा कि यहाँ से जो ड्रॉप आया, ड्रॉप जो है इलेक्ट्रॉन से चिपका, और जैसे चिपका तो उसका साइज बढ़ जाता है। क्योंकि आपको आगे भी पता लगेगा कि जब किसी पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसका चार्ज, साइज बढ़ जाता है। यानी कि अगर जो किसी पे आपसे पूछा जाए कि H माइनस और H प्लस में कौन बड़ा है तो H माइनस हो जाता है, या H माइनस और H में कौन बड़ा है तो H माइनस हो जाता है, क्योंकि निगेटिव आ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण जो है रिपल्सन बढ़ जाता है। हाँ बोलिए सर, रिपीट करना। ओके, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एटमाइजर से वैक्यूम ऑयल को एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वैक्यूम ऑयल जो होते हैं वो चिपकते नहीं है। अब कोई ये नहीं कह देना कि सर मेरे घर में जो है सरसों तेल वो भी नहीं चिपकता है, वो एटम में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसीलिए हम लोग जो है स्पेशल टाइप का यूज करते हैं वैक्यूम ऑयल। अब ये वैक्यूम ऑयल को आपने जैसे स्प्रे किया तो ये जो होल है इससे पास होगा, और जब ये पास होगा तो यानी कि हमने यहाँ पे एक्सरे यूज किया है या आयनाइजेशन किया, तो यहाँ पे जो गैस होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन में। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इस ऑयल के साथ चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे चिपकेगा तो उसका साइज जो है बढ़ जाता है। इसी कारण से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो इसका साइज बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए, साइज बढ़ा जिस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव, और इस पे भी चार्ज कैसा है, निगेटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव आपस में रिपेल करेगा, लेकिन इसका साइज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिस कारण से स्लो डाउन में गिरेगा, यानी कि बहुत धीरे धीरे। और आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, यहाँ से आप मेजर करोगे कितने देर में गिर रहा है, कितना मास चेंज हुआ, कितना क्या चीज चेंज हुआ, और इस हिसाब से जो है इन्होंने कैलकुलेट किया। और जैसे ही कैलकुलेट किया तो इसका जो चार्ज जो आया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फिजिक्स है, कैसे कैलकुलेट किया गया हम लोग बात नहीं करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या सही लिखा है या गलत लिखा है? यहाँ माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर प्रोटॉन होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी को कहते हैं मिलिकेन का ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने बताया कितना, 1.602, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा, हम लोगों को याद रखना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम लेगा। ठीक है, आपको इन वैल्यू को याद भी रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं, थॉमसन ने E/m रेशियो बताया था 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, चार्ज फ्रॉम मिलिकेन एक्सपेरिमेंट से कितना निकला अभी जस्ट बताए।
अब हुआ यूं कि थॉमसन ने ना E/m का रेशियो दिया हुआ था और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और आपने चार्ज निकाल लिया, आपने यहां से क्या निकाल लिया, चार्ज कितना निकाला -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हम यहाँ पे जो है क्योंकि जो है चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मास, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। और जैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमने निकाल लिया। वही कहता है कि थॉमसन से E/m रेशियो आया, मिलिकेन से हमारे पास क्या आया यानी कि चार्ज आया, और जैसे ही चार्ज आया तो E/m में रखे, और E/m में रखे तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ क्या हो गया यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन निकल गया। आप लोगों को मैंने बताया था रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास, तो ये आप लोगों को याद है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो -1 होता है, प्रोटॉन का निकालोगे तो कितना हो जाता है, और न्यूट्रॉन का जो होता है 0 होता है। बच्चे कई बार यहाँ पे प्लस ले लेते तो -19 ही होगा, प्लस मत लिख दीजिएगा, ऐसा कोई लिखेगा तो गलत आ जाएगा 1.062। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं और यहाँ पे +19 लिख देते, नहीं, यहाँ पे क्या होगा 19 हो जाएगा माइनस में। अगर प्लस पॉजिटिव इतना ज्यादा हो जाता ना तो समझो कि 2 से 3 किलोमीटर दूर लोगों को ही क्या करने लगेगा अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी कि खींच लेगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है पावर नेगेटिव यानी कि बहुत ही कम होता है, यानी कि देखिए नेगेटिव में -19 है तो बहुत कम होगा। इसी कारण से आपको एटम खींचता नहीं है, नहीं तो अगर ये प्लस कोई कर देगा तो एटम आपको खींचते हुए ले जाएगा। चलो चलो भैया, जो जहाँ पे पहाड़ के पास जाओगे तो क्या करेगा कि मेरे साथ, मेरा तो पावर ज्यादा है, मेरे साथ चलो, तुम्हें कहेगा आप मेरे साथ। आज अभी देखते हैं आप फ्री होके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, आपको कोई खींचता है क्या, नहीं। लेकिन अगर जो किसी दिन आपने +19 कर दिया तो आपको दूसरा आपको खींचते हुए ले जाएगा, कहेगा तुम अब इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे लिए। तो इस प्रकार से जो क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। क्यों इतना एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि आप लोग कई बार बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, बस सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन में और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिएगा। कैसे लेट हो जाते हो अर्जुन आज, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सब एटॉमिक का जो है मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा रिलेटिव मास 0.05, जिसको मैंने 1840 बताया था, वहीं पे जो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है 0.005 आ जाता है। ठीक है, इसका मास कितना होता है 1.007, मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया था, और इसका कितना हो जाता है 1.008 हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब कहोगे सर ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है मुझे ये तो समझ में आ गया कि प्रोटॉन का या तो 1 ले लेते या तो फिर न्यूट्रॉन का 1 ले लेते। अगर जब प्रोटॉन का लेते तो यानी कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया गया, न्यूट्रॉन के अनुसार से इलेक्ट्रॉन के अनुसार से क्या किया गया मास निकाला गया, हम लोगों ने एक स्पेशल मास माना और उसके अनुसार से निकाला तो 1.07 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाता है। न्यूट्रॉन के मास को हम लोगों ने कितना ले लिया 1.008 ले लिया। और यहाँ पे आप याद रखिएगा 1840 इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि एक प्रोटॉन में, ओके। अब इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में, और इसका कितना हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27 हो जाएगा, और 1.67 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। अब यहां तक आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस याद रखिएगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ठीक है आपने कहा कि प्रोटॉन के बराबर हो जाता है, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन के बराबर आप कर देते हो। कोई बच्चा कहेगा कि सर ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन से डिफरेंट होता है, लेकिन बट आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों सेम है। किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ
Number of electron. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। होगा कि नहीं? लेकिन आपने डेफिनेशन में या जो यहाँ पे लिखा वो किसके बराबर करा? नंबर ऑफ प्रोटॉन की। क्यों नहीं आपने इलेक्ट्रॉन लिखा सर? आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि हाँ सर सही बात है, हम प्रोटॉन को ही क्यों लिखते हैं, जबकि दोनों में प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, फिर भी हम लोग क्यों जो है प्रोटॉन को लेते हैं? एक्चुअली इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या हो जाता है, किसी भी कंपाउंड के साथ भाग जाता है। ठीक है, अब जब वो किसी भी कंपाउंड के साथ चले जाएगा तो जिस कारण से क्या होगा, वो फिक्स रहेगा क्या? कोई दे देता है, लोग ले लेते हैं, कोई जो है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं, यानी कि कभी किसी के साइड, कभी मेरे साइड, कभी किसी और के साइड, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, इसीलिए हमने प्रोटॉन को नहीं किया। अब पता लगा कि मान लो कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसको नियॉन थोड़े न कहने लगेंगे, उसके अनुसार से तो नियॉन हो जाता। इसी कारण से हमने क्या करा कि प्रोटॉन के बराबर कर दिया। मास नंबर क्या हो जाता है? हाँ जी बोलिए अश्विनी। सर रिपीट कर दो एक बार। ओके, मैंने बेसिकली कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो है ना कभी भी एटम में वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन चले जाता है। समझाने के लिए मैंने कहा कि देखो, अगर जो सोडियम दे देता 1 इलेक्ट्रॉन तो Na+ हो जाता। अब ये बिहेव कैसा करने लगेगा नियॉन के, यानी कि जो है 2 एटम थोड़े हो सकते सिमिलर टाइप के। अब Na+ को भी आप वही कहो और Ne को भी वही कहो, इसीलिए हम प्रोटॉन लेते हैं। जनरली हम प्रोटॉन का जो है ट्रांसफर नहीं कराते, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट होता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। Electron. इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, सारे चेंजेस हो जाते हैं, ना कि जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि टोटल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर। एक वर्ड आएगा न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो जाता है, जितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन कह देते हैं। कई बार पूछा गया इसलिए मैंने बता भी दिया। आपको याद रखना न्यूक्लियॉन क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इन दोनों के सम को कह देते हैं। कई बार मास नंबर इक्वल टू न्यूक्लियॉन लिखा रहेगा तो आप घबराना मत, क्योंकि वही मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द न्यूक्लियॉन। एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियॉन। तो इस प्रकार से भी आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे जो है लिख सकते हो। ओके, मैं आपको आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन तीनों को एक ही बार में समझाऊंगा। एक छोटा सा पेज लेते हैं, क्या होता है एक ट्रिक भी बता दूंगा, ताकि कि आप, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कब आइसोटोन, पहले हम लिखते हैं आइसोटोप्स, एक में लिखते हैं आइसोटोन्स, थोड़ा सा ठीक है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे इसको ना एक और नाम से भी जाना जाता है, आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Same. सेम। यहाँ पे आइसो है तो इसका मतलब क्या होगा, सेम। कहीं भी आइसो दिख जाए इसका मतलब क्या हो जाता है, सेम। अब एक्चुअली कंफ्यूज क्या हो जाता है कि सर किसमें, यहाँ पे क्या होता है, दो स्पीसीज या दो सब्सटेंस व्हिच हैव एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, इट इज नोन एज आइसोटोप। तो डेफिनेशन भी लिखेंगे। आइसोबार में क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच हैव a mass number is same but atomic number is different.
आइसोन्यूट्रॉन में क्या होता है, दोज स्पीसीज व्हिच हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम बट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में बी डिफरेंट। तो यहाँ पे अब तीनों में कंफ्यूजन है। यहाँ पे बोलिए अपूर्वा। आइसोटोन्स भी आइसोन्यूट्रॉन को ही बोलते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन्स। हाँ ठीक है, आइसोटोन्स आप कह दो, आइसोन्यूट्रॉन भी कह दो, आइसोटोन्स। इसको आइसोन्यूट्रॉन भी कहा जाता है, आइसोन्यूट्रॉन भी कहा जाता है। आइसोन्यूट्रॉन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है आइसोन्यूट्रॉन ना कह के आइसोटोन्स कह देते हैं। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अब याद रखने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे P है, यहाँ पे B है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है कौन सा कलर ले लो, येलो ले लेता हूँ। यहाँ पे P है, यहाँ पे B है। P से याद रखना कि प्रोटॉन, P से क्या याद रखेंगे कि प्रोटॉन, और प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कह देते हैं। जस्ट बताया था, कहा था कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जिसके अंदर क्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि हम किसे कहेंगे आइसोटोप। दोज स्पीसीज which have same atomic number but different mass number. हाँ डिफरेंट मास नंबर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोटोप्स कह देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे 1 1। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता देता हूं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एटम को। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 3 तरीके होते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट कैसे किया जाता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, रिप्रेजेंट्स ऑफ एलिमेंट। बेसिकली 3 तरीके होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी फॉलो करती है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट है, नीचे में हम जेड लिखते हैं, और यहाँ ए। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ए क्या है, एटॉमिक मास। मास। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, एक्स जेड ए या एक्स जेड ए। तीनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी जो फॉलो करती है ये तरीके को फॉलो करती, इसीलिए हम लोग इसी तरीके को फॉलो करेंगे। दूसरी सी खासियत क्या है कि अगर कभी निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए, तो इसमें अरेंज करने में हमें काफी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी रख सकते हो, यानी कि हमारा काम हो जाएगा। ये तरीके में कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, आप यहाँ लिख दो जनरली। अच्छा एक और तरीके से ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, x इक्वल टू जेड ए, लिख तो दिए, सॉरी लिख दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो तरीके में क्या हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए जो है ये वाला जो है काफी ज्यादा फेमस है, और हम इसी तरीके को या इस तरीके को हम लोग फॉलो करेंगे। जनरली आपके लिए जो है यही तरीका ज्यादा बेस्ट होता है, एनसीईआरटी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए हमने जो है इस प्रकार से लिखा, तीनों तरीके हैं। 2 यानी कि इसको कहते हैं प्रोटेरियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, एंड इसको कहते हैं ट्रिटेरियम। ऐसा इसलिए लिखे ताकि कि दूर दूर जो है आपको क्लियरली फाइल जो है दिख जाए। यहाँ पे कई बार जो है हो जाता है, तो यानी कि नहीं दिखेगा। ओके, अब यहाँ देखिए नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इसको आइसोटोप्स कहते हैं। अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो C612 एंड C14। यहाँ पे देखिए क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार किसे कहते हैं, तो B से याद रखना वजन। वजन का मतलब होता है वेट।
V से क्या याद रखोगे? वजन। अब देखो छोटी सी वर्ड है आपको याद रखने में, क्योंकि नहीं तो ना कंफ्यूज हो जाओगे कि आइसोटोप में क्या सेम होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। आप अगर ये छोटी सी बात याद रखोगे तो आपको काम आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यहाँ वजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट। यानी कि जिसका वेट का मतलब क्या हो जाता है? मास। वेट को ही तुम लोग क्या कहते हैं? मास। क्या हो जाएगा? दोज स्पीसीज विच हैव, बोले क्या हो जाएगा? Same सेम। mass number. वेरी गुड। सेम मास नंबर बट different डिफरेंट। atomic number. वेरी गुड। एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोबार कह देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कैल्शियम 20-40 होता है एंड आर्गन 18-40 हो जाता है। तो देखो दोनों का एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है? सेम है। Same. इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यानी कि जब आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक्स हो तो क्या कहेंगे? दोज स्पीसीज, यहाँ पे एन आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। यानी कि किसके अंदर क्या सेम होना चाहिए? दोज स्पीसीज या दो सबस्टांस विच हैव Same number of neutrons. सेम न्यूट्रॉन नंबर। बट डिफरेंट Mass number. mass number and different mass and atomic number। यानी कि कुछ भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कहें मास ही नंबर हो सकता है। कि जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं H3 और हीलियम 2 एंड यहाँ पे 4 ले लेते हैं। आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ क्या हो जाता है? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन हो जाएगा, ये मास नंबर है। और आपको पता है मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड जो है क्या होता है? न्यूट्रॉन। यहाँ से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स को याद रख सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, आप लोग देख सकते हो कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप्स पाए जाते हैं। मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। आप सभी को इसको याद रखना, मैं समझाऊंगा, कई तरह के क्वेश्चन ही कराऊंगा इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन इसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था। 2022 का क्वेश्चन जो है इसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था। तो इस यूनिट से पिछले 2-3 साल से जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पूछा जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कल की क्लास में अच्छे से बात करेंगे। और जो 2022 और 2023 के क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं कि आपके सामने मान लो कि दिया हुआ है थोरियम 90 एंड यहाँ पे दिया हुआ है 224। आप मुझे बताइए कि प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। आप तीनों को फाइंड कीजिए। मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि कि आप लोगों को पता लगे कि कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बिना इसके निकाले हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं निकाल सकते। ओके, बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। मुझे बताइए 90 एटॉमिक नंबर हो जाएगा? ध्यान से सुनना, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 90। और ये जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा? 234। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। वेरी गुड। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं सीधे सीधे लिख दूं, प्रोटॉन इक्वल प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90।
ठीक है। अगर प्रोटॉन निकल गया तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रॉन का मास काफी छोटा होता है इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास आपको पता है 234 है, प्रोटॉन आपने निकाला 90, तो क्या आप न्यूट्रॉन का मास नहीं निकाल सकते हैं? तो yes, sir, 190 कितना आ गया? 144 जो है न्यूट्रॉन निकाला। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिएगा कि आप 1 से 30 का प्रयास कीजिएगा कि अपने से किसका कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। छोटे छोटे 3 टर्म बच गए हैं, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो डाइफर, आइसो स्टेयर। जनरली आइसो डाइफर, आइसो स्टेयर आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन जेई एडवांस ने एक बार क्वेश्चन पूछा था तो इसीलिए हम लोग जो है उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर आप लोग जो है पढ़ते लिखते रहिएगा।